Assalamualaikum. Hello everyone. This is me Mariam. So in this video lecture we are going to study regards Vivek plan. So let's start right now. विवल प्लान की अगर बात करें तो इसी को हम शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। 1945 में ये प्लान आता है। इस प्लान को कौन प्रपोज करता है? जो उस वक़्त वायसराय ऑफ इंडिया होते हैं यानी कि लॉर्ड वेवल। ठीक है, डेट्स वाई इस प्लान को वेवल प्लान भी कहा जाता है और शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। शिमला कॉन्फ्रेंस इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक लीडर्स की जो जितनी भी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनको शिमला में बुलाया जाता है। शिमला बेसिकली प्लेस है, ठीक है, और वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड होती है। जो इंडिया के नेटिव इंडियंस के और साथ में ब्रिटिश के आपस के जो तनाज़ात थे, जो मामलात थे, जो इश्यूज़ थे, जो मतलब आइनी मसाइल थे ज़्यादातर, उन पे डिस्कस करने के लिए, उन पे बात करने के लिए डिफरेंट तरह के जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और अदर माइनॉरिटीज़ की जितनी भी पार्टीज़ थी उनको शिमला में बुलाया जाता है और एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड की जाती है। ठीक है, इनके जितने भी इश्यूज़ थे उनको रिजॉल्व करने के लिए। डेट्स वाई इसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है और वेवल प्लान भी कहा जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो 1945 में ये शिमला में एक कॉन्फ्रेंस होती है और लॉर्ड वेवल उस वक्त जो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया होते हैं, इस वजह से इसको टाइटल या इसका नाम इसको दिया गया वेवल प्लान का। ठीक है, इंडिया में बेसिकली उस वक़्त सेल्फ़ गवर्नमेंट की बात की जा रही थी कि अगर इंडिया को जब मतलब खुद मुख्तारी दी जाएगी, वर्ल्ड वार 2 के बाद इंडिया को जो है वो खुद रूल करने दिया जाएगा, बरतानिया ये चाहता था। तो उसके लिए किस तरह के रूल्स और रेगुलेशन होंगे, किस तरह ये सेल्फ़ गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, उसके लिए कौन सी रिकमेंडेशन होगी। सो उस मसले को डिस्कस करने के लिए शिमला में कॉन्फ्रेंस की जाती है। मगर ये बाकी जैसे इससे पहले क्रिप्स मिशन हम देखते हैं, जना गांधी टॉक्स और जितने भी पहले प्लान आए और बहुत सारी हम देखते हैं कि वहाँ पे इवेंट्स होते हैं तो वो हमेशा फेल हुए हैं क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के आपस की जो कंट्रोवर्सी थी, आपस के कुछ मामला थे किसी एक पॉइंट पे जो ना आने की वजह वो हमेशा हर इवेंट की हर प्लान की नाकामी की वजह बनता रहा। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो बरतानिया जो उस वक़्त सेकेंड वर्ल्ड वार से नाकामी को फेस कर चुका था, अब वो चाहता था उसकी जितनी भी ओवरसीज़ कॉलोनी हैं तो उसको वो फ्रीडम दे दे। ठीक है, वो खुद मुख्तार हों, वो अपनी जो स्टेट है उसको खुद से रन करें, वहाँ के जो नेटिव लोग हैं वही चलाएं। सो इंडिया भी जैसे कि बरतानिया की उस वक़्त कॉलोनी था, तो इसके लिए जो बरतानिया चाहता है कि अब ये जो कॉलोनी है इसको भी आज़ाद कर दिया जाए, यहाँ पे सेल्फ़ गवर्नमेंट हो। ठीक है, 1943 में हम देखते हैं कि लॉर्ड वेवल जो होते हैं वो गवर्नर जनरल होते हैं उस वक़्त इंडिया के। तो वो एक कोशिश करते हैं कि जितनी भी इंडियंस प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व किया जाए, उसके लिए वो एक प्लान प्रिपेयर करते हैं, उसको हम वेवल प्लान कहते हैं। ठीक है, 1945 में क्या होता है, जो लॉर्ड वेवल होते हैं उस वक़्त इंडिया के वॉइसरॉय, वो क्या करते हैं, एक ब्रॉडकास्ट करते हैं। ठीक है, जितने भी और बेसिकली वो प्रपोज़ल होता है बरतानिया की जानिब से। ठीक है, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट होती है उनकी जानिब से वो प्रपोज़ल या वो रिकमेंडेशन दी जाती है। जस्ट जो वेवल प्लान थे सर वेवल लॉर्ड वेवल थे वो सिर्फ इसको ब्रॉडकास्ट करते हैं जितने भी इंडियन लीडर्स हैं उनके फ्रंट पे। ठीक है, अगर हम प्लान की बात करें या शिमला कॉन्फ्रेंस की बात करें कि इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन थी, तो शिमला में कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है 1945 में और इसकी की रिकमेंडेशंस हम देखते हैं कि क्या क्या थी। इसमें पहली बात जो की गई वो ये थी कि जितने भी एक गवर्नर जनरल की कौंसल है, एग्जेक्टिव काउंसिल है, उसके जितने भी मेंबर्स हैं उसमें ब्रिटिश ज़्यादा होते थे। अब बरतानिया चूँकि इससे छोड़ना चाहता था, अपनी इस कॉलोनी को फ्रीडम देना चाहता था, सो डेट्स वाई वो चाहता था कि यहाँ पे रीबिल्ड किया जाएगा। जो एग्जेक्टिव काउंसिल है गवर्नर जनरल की, उसको रीबिल्ड किया जाएगा। यहाँ पे नए मेंबर्स जो हैं वो ऐड किए जाएंगे। ठीक है, और जो न्यू मेंबर्स ऐड करने वो कहाँ के लोग होंगे, वो नेटिव इंडियंस होंगे। ठीक है, यहाँ के लोगों को उसकी रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। अगर हम गवर्नर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है वो एक मीटिंग हेल्ड करेंगे। ठीक है, उस मीटिंग में क्या होगा कि मतलब पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं उनको बुलाया जाएगा, लाइक जैसे कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के और अदर माइनॉरिटीज़ के जितने भी लीडर्स हैं उनको बुलाया जाएगा और वो डिसाइड करेंगे आगे से कि उनकी पार्टी के किस मेंबर को रिप्रेजेंटेशन में या एग्जेक्टिव काउंसिल का मेंबर बनाना है। ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस में टोटल 21 जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं
ठीक है, इंडियन लीडर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें कि जो मुस्लिम लीग की जानिब से जो पार्टिसिपेट करते हैं वो मोहम्मद अली जो जिन्ना होते हैं यानी कायद आज़म पार्टिसिपेट करते हैं। अदर साइड पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात करें तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो होते हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मगर ये हमेशा की अगर हम देखें कि सिलेक्शन का इशू रहा कि जो वहाँ कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू ये था और ब्रिटिश का भी और लॉर्ड वेवल का भी कि जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है ना, कहा गया था कि मज़हब के बेस पे मेंबर्स जो हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे। मसलन जो हिंदू हैं वो मतलब अपने रिलीजन की बेस पे आएंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स हैं। जो मुसलमान थे वो उस वक़्त सिर्फ मुस्लिम लीग में नहीं थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी उनकी शमूलियत थी। वहाँ पे भी जैसे हमने पीछे देखा, अपनी पिछली ये स्लाइड में देखा कि यहाँ पे जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो ऑल इंडिया जो हमारी मुस्लिम लीग थी पार्टी उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो कहा यह गया कि ज़रूरी नहीं है, कायद आज़म का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जितनी भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होगी वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनकी होगी। लेकिन कांग्रेस का ये कहना था कि ऐसा नहीं होगा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी मुस्लिम लीडर्स जो हैं उनकी पार्टिसिपेशन भी करवाई जाएगी। लेकिन कायद आज़म ने कहा कि अगर आप अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है आपकी उधर से सारे मेंबर्स लेके आएंगे तो फिर जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, जो मुस्लिम लीग जो एक पार्टी एक जमात है उसकी वो रेपुटेशन और वो तो ड्रॉबैक में जाएगी ना। सो डैट्स वाई उन्होंने इस चीज़ से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, ठीक है। जिन्ना ने कहा कोई भी जो नॉन लीग मुस्लिम्स शुड बी रिप्रेजेंट ऑन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो मुस्लिम लीग का मेंबर होगा वही मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को शो करेगा, अदरवाइज़ कोई भी अदर पार्टी से या कोई और मेंबर जो है वो रिप्रेजेंटेशन में शामिल नहीं हो सकता, ठीक है। कायद आज़म ने जो बात कही वो ये कही, वेवल प्लान पे सारी जमातें अग्री तो कर गई कि सेल्फ़ रूल के लिए जो है वो ये प्लान बहुत अच्छा है, मगर कुछ तनाज़ात की वजह से ये कामयाब नहीं रहा। कायद आज़म ने कहा कि बरतानिया को कि आप जो मतलब लॉ मेकिंग कर रहे हैं कि कुछ लोग मतलब नेटिव इंडियंस होंगे, बरतानिया की भी शमूलियत उसमें रहेगी। लाइक बरतानिया ने कहा कि जो उस वक़्त गवर्नर जनरल होगा, सेल्फ गवर्नमेंट जब आपको ट्रांसफ़र ऑफ पावर कर दी जाएगी, उसके बावजूद भी जो गवर्नर जनरल होगा वो भी किसका होगा, बरतानिया का होगा। उसके अलावा कमांडर इन चीफ़ भी किसका होगा, बरतानिया का होगा। तो कायद आज़म ने कहा कि आप आधी रिप्रेजेंटेशन आधी शमूलियत जो अपनी ले रहे हैं और आधी इंडियंस की ले रहे हैं, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। यहाँ के मसाइल जितने भी हैं ना उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो है पाकिस्तान, ठीक है। आप हमें बस मुसलमानों को अलग रियासत दे दें, हम अपने मसाइल को अपनी लॉ मेकिंग में हर तरह जो है वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो वाइस राय थे उस वक्त लॉर्ड वेवल, वो अपनी बात पे डटे रहे। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जो शमूलियत होगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर होंगे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी मुसलमान आ सकते हैं, ठीक है। सो डैट्स वे उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया, तो ये उनका अपना ही बनाया हुआ प्लान जो था वो फेल हो गया। फेलियर ऑफ कांग्रेस या वेवल प्लान की अगर कॉन्फ्रेंस या वेवल प्लान की अगर हम बात करें तो 14 जुलाई को ये क्या होता है, प्लान फेल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो बरतानिया वो इस चीज़ से रिफ्यूज़ कर देता है कि उनकी जो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे नहीं होगी। तो कायद आज़म ने कहा जो आपकी मुसलमानों की जो मुस्लिम लीग की जो सोल रिप्रेजेंटेशन है वो आप ख़त्म कर रहे हैं। सो डैट्स वाई हम नहीं इस प्लान को मानते, अग्री नहीं किया। अगर हम देखें रिएक्शन की बात करें बरतानिया या उसकी प्रेस का, तो उसका ब्लेम ये है, उन्होंने ये किया कि कायद आज़म वो वाद पर्सन है जो इस प्लान की नाकामी की वजह बने, ठीक है। अदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे उन्होंने भी कायद आज़म को ब्लेम किया, और भी अदर्स जितनी भी वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी थी उनका भी यही कहना था कि कायद आज़म की वजह से ये प्लान फेल हुआ, ठीक है। एट दी एंड जो डिसाइड किया गया वो क्या किया गया, लीग की जानिब से और बाकी भी जितनी भी वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो इस बात पे आई कि यहाँ पे क्या होने चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है।
तो इलेक्शन 1945 में हेल्ड हो जाते हैं, तमाम जमातें जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग फ़र्स्ट टाइम जो है, इससे पहले भी जो इलेक्शन होते हैं मुसलमानों को वहाँ पे मुस्लिम लीग को इतनी खासी जो है ना वो जीत नहीं होती इनकी, लेकिन इस बार जो 45 और 46 के जो हम देखते हैं इलेक्शन है उसमें सेंट्रल असेंबली में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी मुस्लिम लीग जो थी उसको 492 आउट ऑफ 492 में से 428 जो सीट्स हैं वो मिलती हैं। सो ये मुसलमानों की और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक बड़ी जीत थी और यही सोल्यूशन था, यही स्टेप था जिसकी वजह से मुसलमानों ने आगे जाके अपना अलग जो रियासत है, अलग पाकिस्तान की डिमांड की कि हमारा यही एक सोल्यूशन है, ठीक है, हम इसी तरह जो कांग्रेस के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम कांग्रेस मिनिस्ट्री में 2 साल गुजार चुके हैं 1937 से लेकर 1939 तक, हम मज़ीद इनके साथ नहीं चल सकते, ठीक है। हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन क्या है कि अलग रियासत बना दी जाए, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ है उसको एक अलग स्टेट बना दिया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।